यूएलएम के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि एक ऐसी राजनीति की खोज हो चुकी है जो 100% लोगों को सुखी कर देगी, माने सबको सुखी कर देगी। आज आपको संपूर्ण समाधान में क्या मॉडल होगा राजनीति का और कैसे काम करेगा। तो राजनीति आप समझते ही हो, राजनीति का मतलब होता है कि एक व्यवस्था को, माने राज्य को चलाने की नीतियाँ, संविधान वगैरह। तो वो मैंने पिछले उसमें बता दिया था कि वहाँ जो संविधान है वो लोगों के हाथ में रहेगा 24 घंटे हमेशा। वही तय करेंगे कि इसमें कुछ हटाना है या जोड़ना है, तो उसमें जनता तय करेगी और उसका क्या प्रोविजन होगा, किस तरह से करेगी, ये मैं आज आपको इसमें बताऊंगा और पूरा क्या मॉडल होगा। तो संविधान में आप ऐसा समझें कि संविधान एक क्लिष्ट प्रक्रिया होती है, एक बहुत डीप चीज़ें होती हैं, गहराई की चीज़ें होती हैं, तो जिन्हें हर आदमी नहीं समझ सकता। तो फिर ये सवाल उठता है, जो कि मुझे भी उठा, कि भाई फिर लोगों के हाथ में 100% जो संविधान है वो कैसे दे दिया जाए, और दे भी दिया जाए तो ये कैसे उसे उसमें से कुछ बनाएंगे या हटाएंगे, है ना। ये सवाल मुझे भी उठा। तो उसका मैंने तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला कि जो राजनीति के एक्सपर्ट लोग होंगे, एक्सपर्ट बोलें तो जो इसमें रिसर्चर लोग होंगे, वो जो लीडर्स हैं वो भी हो सकते हैं, या कोई जो लीडर नहीं है, कोई प्रोफेसर है या जस्ट एक रिसर्चर है, वो भी हो सकता है। तो वो लोग प्रपोजल दिया करेंगे जनता को। जैसे उदाहरण के लिए एक अभी समस्या है कि भाई बेरोजगारी की समस्या है ना। तो अभी के किसी लीडर के पास उसका कोई समाधान नहीं है, और जो अभी के लीडर्स हैं उन्होंने कोई तरीका नहीं बना रखा कि उनके अलावा कोई और उस मंच पर जिसके पास कोई समाधान हो तो वो अपना समाधान रख सके। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में क्या होगा कि लीडर्स के पास तो अपना मंच होगा ही, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए भी एक अलग से मंच होगा। जैसे अभी ये यूएलएम मंच है, इसी तरह का एक मंच हो जाएगा हर तरह की प्रतिभा को खोजने के लिए। तो ये भी होगा कि भाई किसी के पास कोई समाधान है तो वो आके रखे, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो जो उस समय के लीडर्स और उस समय के समझदार लोग, और समझदार से बोले तो एक्सपर्ट लोग इन चीज़ों के, उन सबके सामने उसका प्रेजेंटेशन होगा, जो जो लाइव होगा, मानी जनता भी उसे देख रही होगी ऑनलाइन, क्योंकि फिजिकली तो एक ऑडिटोरियम में सारे लोग आ नहीं सकते। तो ऑनलाइन वो चल रहा होगा, जिनको भी जनता में से इंटरेस्ट होगा वो उसको देख सकते हैं कि भाई इस समस्या के मामले में क्या चर्चा चल रही है, माने इसमें क्या तो इसके कारण हैं समस्याओं के, इस समस्या के, या इसका क्या समाधान देने की बात हो रही है। तो वो वहाँ अच्छे से समझाएगा, और टाइम की कोई लिमिट नहीं है। वो कुछ घंटे में मामला सुलट सकता है, कुछ दिन भर चल सकता है, कभी तक भी चलेगा, जब तक वो फाइनल नहीं हो जाएगा कि हाँ इसमें से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा टाइप का। इस तरह का वहाँ पे प्लेटफॉर्म होंगे। जैसे अभी हम लोग, कोई वक्ता बन के आता है, उनको 1 घंटा हम लोग देते हैं उनके एक टॉपिक पे, और वो रखते हैं, उसके बाद सवाल जवाब होते हैं। तो उससे कुछ क्लैरिटी मिलती है कि भाई ये जो बात रख रहा है, इसमें जो सवाल उठ रहे हैं उनके ये जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा है, या कितना दे पा रहा है, कितना नहीं दे पा रहा है, वगैरह वगैरह। कैसे जनता तय करेगी कि जो एक्सपर्ट लोग हैं या जिनके पास कोई सॉल्यूशन है, जो ऐसे एक्सपर्ट नहीं है, मतलब डिग्री विग्री आदि नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो डिग्री के रूप में एक्सपर्ट नहीं होते, पर लाइफ को इतने गहरे से ऑब्जर्व करते हैं, है ना, इतना गहरे से समीक्षा देखना भालना करते हैं कि उनके पास भी समाधान हो सकते हैं। तो वो सभी के लिए ओपन रहेगा। तो वहाँ पे वो अपना प्रपोजल रखेगा कि ये ऐसा ऐसा है, तो वो जो एक्सपर्ट लोग होंगे उनकी समझ में आएगा, वो उस पर अपने अपने अपना अपना रिव्यू देंगे, उस रिव्यू को भी जनता देखेगी, और फिर जनता ये तय करेगी कि इस समाधान को चांस दिया जाए या नहीं दिया जाए। वो कैसे तय करेगी
उस बारे में वोटिंग होगी, क्योंकि सब आज की व्यवस्था ऑनलाइन है, तो वो सब ऑनलाइन ही होगी। और फट जो है, जब वहाँ पे एक फाइनल डिसीजन आ जाएगा जहाँ पे वो चर्चा चल रही है, तो उसके बाद 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो कुछ समय जनता के बीच भी देना चाहिए कि वो भी इस पर खुद से या आसपास जो और दूसरे लोगों में विचार विमर्श करें। और फिर उसके बाद एक ऑनलाइन वोटिंग हो सकती है, जिसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज की वोटिंग अनिवार्य होगी कि इतनी वोटिंग तो होनी चाहिए, तभी उसका कोई मतलब होगा, है ना। और जो लोग उसमें वोटिंग नहीं कर रहे होंगे, तो उनको ये माना जाएगा कि इनकी सहमति है। माने नकारात्मक में वोटिंग देनी है तो वोटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो वोटिंग देंगे या नहीं देंगे, मतलब वोटिंग दी उन्होंने यस में, तो यस माना जाएगा, और वोटिंग नहीं दी तो भी यस माना जाएगा। ये सोचा जाएगा कि उनके हिसाब से ठीक ही है ये। तो जो नहीं वाली वोटिंग है वो ही उसकी ही कोई वैल्यू होगी कि अगर वो आधे से अधिक होती है तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी, और आधे से कम रह जाती है तो ऑब्वियसली वो चीज़ मान ली जाएगी। वो संविधान का हिस्सा बन जाएगा और उस पर हिसाब, उस नीति से वो काम चलने लगेगा। और फिर परिणाम देखा जाएगा। अगर परिणाम ठीक आता है तब तो हो गया सॉल्यूशन, बढ़िया है। अगर नहीं आता है तो फिर से उसकी ऐसी समीक्षाएं चलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, समाधान देते रहेंगे। और जब ऐसे ही जनता को जब लगेगा कि उन्हें कोई नीति हटानी है या रखनी है, तो इस तरह से वो ला के और उसमें संशोधन करती रह सकती है। संविधान में भी संशोधन करती रह सकती है, और कभी चाहे तो पूरा संविधान भी बदल सकती है। अल्टीमेटली ये सब जनता के हाथ में ही रहेगा, और वही वोटिंग के द्वारा ही। ठीक, तो ये तो हो गया कि संविधान कैसे जनता के पास रहेगा और कैसे वो उसमें अमेंडमेंट करेगी। बाकी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अपनी प्रस्तावना दे सकेंगे, पर चेंज करेगी जनता ही, वो नहीं कर सकेंगे। ठीक, जैसे आज पार्लियामेंट में नेता लोग कोई नियम बना लेते हैं अथवा हटा लेते हैं, तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था में नेता लोग संविधान में कोई करेक्शन नहीं कर सकेंगे जनता के बिना। जनता जो करेक्शन करने को देगी, बोलेगी हाँ ऐसा कर दो, तो फिर वो, क्योंकि लोग एक्सपर्ट होते हैं लिखने में, और कैसे लिखना है क्या लिखना है, तो वो सब करते रहेंगे, और फिर उसके हिसाब से व्यवस्था को चलाते रहेंगे। ठीक है, अब उस व्यवस्था में 5 लेवल होंगे राजनीति के। बोले तो व्यवस्था जो है वो 5 पार्ट्स में होगी। जैसे आप अभी देखते हैं, अभी 2-3 पार्ट में रहती है। एक विधानसभा में रहती है, एक लोकसभा में रहती है, और बोलो तो राज्यसभा में भी रहती है। हालांकि राज्यसभा में जो लोग जाते हैं वो विधानसभाओं में जिन पार्टियों के जितने नेता होते हैं उनकी गिनती के हिसाब से ही राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। तो 2 ही लेवल समझो आप एक तरह से, एक विधानसभा लेवल और एक लोकसभा लेवल। अभी 2 ही लेवल है, वहां पे 5 लेवल होंगे। क्या क्या लेवल होंगे? पहला लेवल होगा नगर का लेवल। एक नगर होगा 10 से 20 लाख लोगों की जनसंख्या वाला, और ये मैं एक आइडिया से बता रहा हूँ, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये तय होगा इस हिसाब से कि एक पर्टिकुलर जगह में कितने लोगों के रहने से हवा पानी इत्यादि का मैनेजमेंट भी होगा, हवा खराब नहीं होगी, नालियाँ या गंदगी इतनी वहाँ नहीं होगी कि वहाँ का वातावरण खराब हो। तो ये सब ऐसे कैलकुलेशन करके, जो ओबियसली वैज्ञानिक लोग बैठेंगे, जीव विज्ञानी और हर तरह के केमिस्ट्री वाले और वो सब तरह के, कि वो ऐसी कैलकुलेशन लगाएंगे कि इतने एरिए में, इतने नगर में अगर इतने लोग रहें तो ये सब चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं। 10 लाख हो सकती है, 20 लाख हो सकती है, 25, 30, 35, 40, कुछ भी लाख हो सकती है। ये मैं एक उदाहरण के लिए आपको ऐसे 10 से 20 लाख लेके बता रहा हूँ। तो 10 से 20 लाख लेके 20 लाख लोगों का नगर होगा। इस नगर में क्या होगा कि वहां पे जब इलेक्शन हुआ करेंगे, और ये इलेक्शन शुरू में ही होंगे, जब ये व्यवस्था की ठीक से स्थापना हो जाएगी तो तब इलेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी मैं इसको बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी, पहले क्यों ज़रूरत रहेगी। तो अभी ये ट्रांजिशन फेज का मैं आपको ऐसे बता के चल रहा हूँ। तो
नगर लेवल हो गया। एक फिर होगा दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। मान लो 10 से 20 नगर मिला के एक डिस्ट्रिक्ट समझा जाएगा कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर ऐसे ही 10 से 20 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक स्टेट समझ लिया जाएगा, राज्य। और फिर उस भूखंड में जितने राज्य होंगे उन्हें मिला के एक देश समझ लिया जाएगा, वो भी 10 से 20 के आसपास ही बैठेंगे। और ऐसे विभिन्न देशों को मिला के एक विश्व सरकार हो जाएगी। ऐसे 5 लेवल हो जाएंगे, नगर, जिला, राज्य, देश और विश्व। तो ये 5 लेवल की सरकार हो गई। और 5 ही लेवल जो होंगे संविधान में, वो 5 तरह के लेवल होंगे कि ये जो नियमों का समुच्चय है, ये नगर अपने हिसाब से देखेगा, हर एक नगर के अलग अलग नगर की अलग अलग स्थिति, भौगोलिक, सामाजिक, क्या बोलते हैं उसको, उनकी अपनी जो मान्यताएं होती हैं और संस्कृति होती है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो हर नगर जो है अपने हिसाब से एक उसका मोटा प्रारूप रहेगा, लेकिन उसमें कोई चेंजमेंट करने हैं तो वो नगर के लोग करेंगे, है ना। उसी नगर के, दूसरे नगर के लोगों को उस नगर वाले संविधान से कोई लेना देना नहीं होगा। एक नगर के संविधान में कुछ अलग हो सकता है, दूसरे नगर के संविधान में कुछ और हो सकता है। ये डिपेंड करता है वहां जिस तरह के लोग रहेंगे उनके हिसाब से कि वो अपना क्या चाहते हैं। तो ये हो जाएगा नगर लेवल का संविधान और नगर लेवल का चुनाव। हर नगर में 5 नेता, 10 नेता, 20 नेता, ये उससे तय कर लेंगे कि जितनी संख्या बनेगी उतने ज्यादा नेता होंगे, क्योंकि फिर उतने ज्यादा मैनेजमेंट करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 10-1 लाख लोग हैं तो 5-10 नेता बहुत है, मतलब 1 लाख पे 1 नेता, 1 लाख पे 2 नेता आप कर लो, तो 10, 20, 30, 50 जो भी आपको वहां पे तय करने हो। तो मैंने ऐसे उदाहरण के लिए अगर किताब देखेंगे तो उसमें 5 नेता का मैंने जिक्र कर रखा है। और वहां पे मैंने जनसंख्या भी 2 लाख लिखी हुई है, लेकिन फिर मैंने देखा कि 2 लाख तो बहुत कम हो जाएगी, 10 से 20 लाख आराम से खप जाएगी एक अच्छी जगह में जनसंख्या। ठीक है जी। तो अभी जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ उस हिसाब से आप समझें कि 10 से 20 लाख का एक नगर, और नगर का अपना एक संविधान। मोटा मोटा प्रारूप तो वही है जो हर एक संविधान का एक जैसा ही होगा, पर वहाँ की जो डिटेल्स है उनमें थोड़ा बहुत फर्क होगा, जो वहाँ के लोग अपने हिसाब से उसमें कर लेंगे। और जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो नेता गण लोग हैं, वो अपना उसमें परामर्श या प्रस्तावना देते रह सकेंगे। जैसे अभी मैं एक प्रस्तावना दे रहा हूँ संपूर्ण समाधान के रूप में, है ना। तो उसे जनता मानेगी, नहीं मानेगी, कितना मानेगी, मानने के बाद उसमें वो क्या चेंज करेगी अपने लेवल पे, ये सब जनता के हाथ में रहेगा। फिर जो नगर के जो नेता चुने हुए होंगे नगर के लोगों के द्वारा, वो डिस्ट्रिक्ट के नेताओं का चुनाव करेंगे। और अभी फिलहाल के लिए वहां पर भी 5 नेता आप मान लो, तो 5 नेता का चुनाव करेंगे का मतलब है कि 10 नेता खड़े होंगे एक दूसरे के अगेंस्ट में, और उनमें से जनता किन्हीं भी 5 को चुन लेगी। उनमें कोई खासा फर्क होगा नहीं, वो सारे एक ही जैसे होंगे, सब एक्सपर्ट होंगे, सब समझते होंगे। तो वो एक खाना पूर्ति है, क्योंकि आज के हिसाब से जो लोकतंत्र है वो ये है कि जनता नेताओं को चुने। उस वजह से बाद में ये क्यों जरूरत नहीं रहेगी वो मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोई बहुत मीनिंगलेस नहीं रहेगी संपूर्ण समाधान में, क्योंकि वहां पे हर एक पद जनता के हाथ में ऐसे ही रहेगा, वो किसी भी पद को कभी भी टर्मिनेट इधर उधर कर सकती है। तो फिर चुनाव का कोई बहुत मतलब नहीं रहेगा वहां के, एक चुनाव की प्रक्रिया वहां पे एक्स्ट्रा फालतू ही हो जाएगी। तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर अभी शुरू में क्योंकि चुनाव चलता है दुनिया में, तो चुनाव की प्रक्रिया रहेगी। तो जो नगर लेवल के नेता हैं, वो जैसे नगर के लेवल के नेता हो गए 5, 10, 20 जो भी हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं का चुनाव करेंगे। जैसे 10 से 20 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक नगर बन जाएगा, ये सॉरी 10 से 20 नगर मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो 10 से 20 उसमें कितने होंगे, 50-100 बनेंगे नेता। तो वो नेता डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव को संपन्न करेंगे, मतलब वो लोग वोट करेंगे उसमें। फिर ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो नेता हैं वो स्टेट लेवल के नेताओं का चुनाव करेंगे,
और जो स्टेट लेवल के नेता हैं वो देश के लेवल के नेताओं को चुनाव करेंगे, और जो देश लेवल के नेता हैं वो विश्व सरकार जो होगी माने विश्व लेवल के नेताओं का चयन करेंगे। शुरू में विश्व लेवल पे बहुत सारे नेता हो सकते हैं, जैसे अभी 200 देश हैं दुनिया में, तो हर देश से एक एक दो नेता आप लोगे या जनसंख्या के आधार से लोगे तो वहां पे हो सकता है 100, 200, 500, 1000 नेता इकट्ठे हो जाए शुरू में, क्योंकि शुरू में हर देश जो इसके साथ जुड़ेगा इस मुहिम के साथ में, वो चाहेगा कि उनका प्रतिनिधित्व काफी मात्रा में रहे, है ना, वो कभी हल्के ना पड़ जाए। शुरू में जब ये व्यवस्था रन करने लगेगी तो सबको समझ में आ जाएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर वहां भी उतने नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी विश्व लेवल पे। तो अभी आप सोचें कि 5 लेवल हो गए, नगर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, देश और विश्व सरकार। जो आर्मी है वो विश्व सरकार के पास रहेगी, वो नीचे जो बाकी 4 लेवल है उनके पास नहीं रहेगी, उनके पास अपनी जो है वो थोड़ी बहुत पुलिस रहा करेगी, जैसे नगर लेवल पे भी होगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगी, तो स्टेट लेवल पे भी होगी और देश लेवल पे भी होगी। और ये अभी ट्रांजिशन फेज की ही बात समझ के चलें, जब ये व्यवस्था पूरी तरह से रन होने लगेगी तो ना आर्मी की जरूरत पड़ेगी ना किसी पुलिस वाले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब ना कोई युद्ध होगा और ना कोई क्राइम वगैरह होंगे, तो इनकी कोई सच कोई बहुत खास जरूरत नहीं होगी। थोड़ी बहुत संख्या ऐसे ही कि जब तक लगे कि भाई कुछ जरूरत पड़ सकती है, कोई एक आध केस वेस आ रहे हैं, तब तक वो बने रह सकते हैं। जब लगेगा कि पिछले 4, 5 से 10 साल से कोई केस ही नहीं आया तो उनकी जरूरत रहेगी नहीं, या ऐसे ही क्या बोलते हैं कि भाई पता नहीं कब क्या हो जाए, तो ऐसी थोड़ी बहुत पुलिस रहेगी जो दूसरे काम सेवा की करती रहेगी, कभी जरूरत पड़ी तो उसमें वो चेंज हो जाएगी इस तरह से। तो उसके बाद में फिर आप देख सकते हैं कि ये ऐसे चुनाव हो गया, लेकिन किसी को भी अगर किसी नेता को भी पद से हटाना है तो वो जनता सीधे हटा सकेगी। कैसे हटा सकेगी, इसका थोड़ा सा प्रारूप मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, इससे पहले का जो था, इसमें और आपको अधिक स्पष्ट कर देता हूँ। जैसा आप देख ही रहे हैं कि जनता को काम से मतलब है, वो काम क्या है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जनता को चाहिए वो जब उनकी मांग करे तो समय रहते वो उन तक पहुंचने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए, जिससे वो अच्छी जिंदगी जीते रह सकें। ये है मेन मोटिव पूरी व्यवस्था का, ठीक है। हर एक लेवल पे, वो ज्ञान का लेवल हो, कर्म का लेवल हो, भोग का लेवल हो। फिर क्या होगा कि इसमें जिस जिस आदमी को जहां जहां दिक्कत आएगी वो वहां वहां शिकायत करेगा, और वो जो मैंने बताया था कि रिव्यू करेगा। जब भी उसका इंटरेक्शन होगा सिस्टम के अंदर कहीं भी, कब होगा, या तो वो कोई मांग कर रहा होगा, कोई ज्ञान की, कोई कर्म की या कोई भोग की, और उसमें कोई दिक्कत आती है तो, या कहीं वो घूमने गया है या कहीं देख रहा है सड़कें खराब हैं कि कैसी है, या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम उसे अपने चारों तरफ या जहां तक भी उसकी नजर जाती है या जहां तक भी वो आता जाता है, वहां तक कहीं भी कोई भी समस्या उसे दिखेगी तो वो उस समस्या के आधार पे वहां जहां वो समस्या है वो रिव्यू देगा। अब वो समस्या कोई भी लेवल की हो सकती है, नगर लेवल की हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो सकती है, स्टेट लेवल की हो सकती है, कंट्री लेवल की हो सकती है, या विश्व लेवल की हो सकती है। तो अब जिस लेवल की वो होगी, तो जैसे ही वो उस समस्या को डालेगा अपने मोबाइल में, तो मोबाइल में जो ऐप होगा पूरी व्यवस्था का वो बता देगा कि ये किस लेवल की समस्या है, माने जहां समस्या आ रही है ये एरिया किस लेवल के नेता लोग इसको संचालित करते हैं। तो जिस भी लेवल के नेता लोग संचालित करेंगे तो वो उसका रिव्यू डाल देगा, भाई ये यहाँ पे ये समस्या है, आपने ठीक नहीं की है। तो और उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा कि इस टाइम के दौरान उन्हें ठीक करनी है। उन्हें उनसे ठीक नहीं होती है तो अपने ऊपर के लेवल को वो खुद लिख दें और उसको आके ठीक करें। अगर वो नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने प्रयास किया, नहीं कर पाए, तो उनके ऊपर का जो लेवल है ये समस्या ऑटोमेटिकली ऑनलाइन अपने आप उन लोगों को रेफर हो जाएगी, तो फिर वो देखेंगे।
और व्यवस्था लगातार उस आदमी को या उन आदमियों को जिन्होंने भी वो रिव्यू दिया है उन्हें लगातार बताती रहेगी कि अभी अभी इसमें ये अमेंडमेंट चल रहा है या ये प्रोग्रेस चल रही है, उसकी प्रोग्रेस वो सब उसमें देखते रहेंगे। शिकायत करने वाला या रिव्यू देने वाला कभी भी अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकता है कि कहाँ तक पहुंची है ना। और ये 10% से ज्यादा अगर किसी के खिलाफ हो जाती है, कोई भी नेता, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, नगर लेवल का हो, देश लेवल का हो, विश्व लेवल का, कोई भी लेवल का हो, ये इस तरह की शिकायतें अगर 10% से एक्सीड कर जाती हैं, 10% तक उनके पास मौका रहेगा कि वो उन्हें रिकवर करें। लेकिन अगर 10% से ज्यादा एक्सीड कर जाती हैं, माने 10% नेगेटिव वोट लोगों के चले जाते हैं या 10% नेगेटिव रिव्यू लोगों के चले जाते हैं, तो उस नेता का पद अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑनलाइन टर्मिनेट हो जाएगा। माने वो नेता नेता नहीं बचेगा। ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ कोई महाभियोग लगेगा कि कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम रहेगा कि 10% नेगेटिव रिव्यू हुआ या नेगेटिव वोट हुई कोई भी पर्टिकुलर किसी भी नेता के, उसमें जो जितना भी विभाग उसके अंतर्गत आता है, तो उसका पद टर्मिनेट हो जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम उसको अपने आप एसएमएस कर देगा कि आपका पद टर्मिनेट हो चुका है। और उनकी जगह जब तक के कोई नया आदमी बैठे तो उनकी जगह जो उनसे दूसरे नंबर पे होगा व्यवस्था उसके पास चली जाएगी, वो तब तक संभालेगा। और ये ऐसा सिस्टम करता रहेगा, इसमें किसी आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो वहां पे फिर दोबारा से चुनाव होगा और उस चुनाव में उसको छोड़ के जो टर्मिनेट हुआ है बाकी और कोई भी वहां पार्टिसिपेट कर सकेगा और उसमें से जो चुना जाएगा वो फिर रहेगा। और ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कब तक? ट्रांजिशन फेज जब तक कंप्लीट होगा हर लेवल की। और इसमें नेताओं का पद ही नहीं, जितने भी सारे पद हैं, वो चाहे कुक का पद हो, चाहे वेटर का पद हो, चाहे ड्राइवर का पद हो, चाहे इंजीनियर का पद, कोई भी पद हो, सारे पद ऐसे ही जनता के रिव्यू पर निर्भर करेंगे। कोई भी पद के खिलाफ 10% नेगेटिव रिव्यू या नेगेटिव वोटिंग चली गई मतलब वो अपना पद खो चुका, समझ रहे। और फिर वहां पे जो उससे संबंधित आयोग होगा वो अगले व्यक्ति की नियुक्ति वहां करेगा। और जो वहां से टर्मिनेट हुआ है वो और उससे हल्के जिस काम के योग्य है उन काम पर उनकी नियुक्ति कर देगा। ऐसे करके जनता हर एक पद को, चपरासी से लेकर नेता तक जितने भी पद हैं, हर एक पद को 24 घंटे जनता का जो निरीक्षण है ये रिव्यू के माध्यम से ऑनलाइन हमेशा होता रहेगा, हमेशा। माने ऐसे समझो कि लाइव नगर की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, कंट्री की और दुनिया की क्या हालत है, लाइव हमेशा ये आप उसकी रेटिंग देख सकोगे कि किन चीजों में कितनी रेटिंग नेगेटिव अथवा पॉजिटिव हो रखी है। हमेशा कोई भी आदमी देख सकेगा पूरी दुनिया का, माने जहां जहां ये व्यवस्था पहुंच चुकेगी। तो आप देख सकते हो कि 100% लोकतंत्र इस माध्यम से आ जाएगा। ठीक। अब जो मैंने बताया था कि बाद में इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें जो है एग्जाम से और उस तरह से ही लोग वहां पे हो सकेंगे। वो क्यों हो सकेंगे? क्योंकि सबका पद तो जनता के हाथ में। अगर कोई ढंग से काम किसी से नहीं हो रहा होगा तो जनता हटा ही देगी। तो ये अपने आप में एक चुनाव की ही प्रक्रिया एक तरह से देखी जाए तो अलग से कोई एक चुनाव करवाने की जरूरत नहीं है। पहली जो नियुक्ति है वो उनके अपने क्षमता योग्यता के आधार पे उन्हें मिल जाएगी। ठीक। नहीं काम कर रहे हैं तो वो फिर चेंज होते रहेंगे, उनकी जगह दूसरे आते रहेंगे। तो संविधान भी कैसे जनता के हाथ में रहेगा 24 घंटे। और सारे पद, संवैधानिक पद ही नहीं, सारे पद, क्योंकि वहां सब सरकारी ही है, वहां कोई प्राइवेट संस्थान या कुछ भी प्राइवेटाइजेशन कुछ है नहीं, वहां पे सब
चाहे वो नगर का निगमन हो, माने नगर की व्यवस्था हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी चीज़ की व्यवस्था हो, और नगर के अंदर भी छोटी छोटी बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी। कोई भवन निर्माण की व्यवस्था, भवन देख रेख की व्यवस्था, कोई किसी प्रोडक्ट की, कोई मतलब आप समझ सकते हो कि कितने सारे पद होंगे। इस तरह से जो पूरा सिस्टम है वो जनता के हाथ में, जनता की मुट्ठी में रहेगा। और 10% नेगेटिव रिव्यू बड़ा रिव्यू माना जाएगा। जनता इसे बाद में देख सकती है। अगर 10% में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है तो वो उसे 15 कर सकती है, 20 कर सकती है ना, या ज्यादा पड़ता है तो 6 कर सकती है, 5 कर सकती है बाद में। ये मैं एक आइडिया से आपको बता रहा हूँ 10%, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई 10% कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ नीतिगत प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जो ह्यूमन एरर होती है वो 2-4% से ज्यादा नहीं होगी, और उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो छोटी छोटी हल्की हल्की होती है। तो अगर 10% या उससे ज्यादा कोई समस्या आ रही है कहीं, तो इसका मतलब है कि कोई अभी नीति में कुछ देखना पड़ेगा, तो थोड़ी गहरी बात है, तो ताकि उसे गहरी देख रेख हो। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसमें क्या होगा कि कोई दलीय व्यवस्था नहीं होगी, जैसे आजकल दलीय व्यवस्था होती है ना, एक ये पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, इस तरह से नहीं। वहां पे जो जिस योग्य है वो उस पद पर, उसमें जो भी सिस्टम बना होगा पहुंचता रहेगा। ठीक नहीं है तो जनता के द्वारा वो चेंज होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा। अब बताओ, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आएगी क्या? पैसा है नहीं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस व्यवस्था में पैसा होगा नहीं। जब पैसा नहीं होगा तो पैसे के लिए होने वाले जितने भी क्राइम है वो सब अपने आप नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे काम अपने आप खत्म हो जाएंगे, जैसे इंश्योरेंस का काम नहीं बचेगा, बैंकिंग का काम नहीं बचेगा, क्योंकि सबका जीवन ऑलरेडी इंश्योर्ड है गारंटी से। परिवार में भी हर आदमी को डायरेक्ट कोई भी सुख सुविधा, कोई भी प्रोडक्ट सर्विस चाहिएगा, वो सीधा सिस्टम से डिमांड करेगा, एक दूसरे से डिमांड नहीं करेंगे। तो परिवार में जो आपस में लड़ाई होती है, आपस की आपसी लेन देन और उसके चक्कर, वो भी सब खत्म हो जाएगी। तो पारिवारिक झगड़े भी नहीं बचेंगे, माने सामाजिक झगड़े नहीं बचेंगे, पारिवारिक झगड़े नहीं बचेंगे। और जब ये व्यवस्था पूरी दुनिया में आ जाएगी तो एक देश और दूसरे देश के बीच में कोई कलह नहीं बचेगी, माने युद्ध भी नहीं बचेंगे। तो लड़ाई झगड़े युद्ध जो है वो व्यक्तिगत लेवल से लेके और सामाजिक लेवल तक कहीं नहीं होंगे। तो आर्मी की भी कोई खास, पुलिस की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। खरीदना बेचना वहां कहीं कुछ है नहीं, तो व्यापार पूरी तरह से खत्म, व्यापारिक कोई कार्य वहां बचेगा नहीं। एक दिन इसका भी प्रोग्राम होगा। कोई लोग बोलते हैं अरे कुछ तो प्राइवेट रख दो, खाना पीना, है ना। कोई लोग बोलते हैं कि जैसे चिकित्सा है ये सरकारी होनी चाहिए, शिक्षा है सरकारी होनी चाहिए, लेकिन खाने को बोलते हैं कि नहीं इसको तो प्राइवेट रख दो। तो एक दिन का टॉपिक उस पर भी रहेगा कि खाना भी अगर आप प्राइवेट रखते हो तो उसमें भी लोग अपने लाभ के चक्कर में जहर मिलाने लगते हैं। आप देख ही रहे हो, नकली दूध, नकली पनीर, नकली आटा, नकली ये, नकली वो। इस सब का खामियाजा आखिरकार किसको भुगतना पड़ता है? जनता को, सबको ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि एक आदमी तो सब कुछ उगाएगा नहीं ना। तो कोई कोई आदमी अपने लिए शुद्ध शुद्ध रख सकता है, लेकिन बाकी चीजें जब वो मार्केट से खरीदने जाएगा उसमें तो सब में मिलावट होगी। तो मसालों में मिलावट, तो इसमें उसमें कोई चीज असली ढंग से मिलती नहीं है। तो उस व्यवस्था में कुछ प्राइवेट नहीं, क्योंकि जो भी आप प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट करने का मतलब ही है कि आप सिंगल हैंडेड आदमी के ऊपर छोड़ रहे हो कि भाई वो उसका कुछ कर ले। और जब आदमी को ऊपर छोड़ रहे हो तो मतलब उसका लाभ हानि भी आप उसी पर छोड़ रहे होगे, नहीं तो वो प्रोडक्ट सर्विस उसके ऊपर छोड़ने की क्या जरूरत है? उसके ऊपर छोड़ रहे हो कि वो अपना लाभ देखेगा और अपने लाभ में वो फिर ये सब कुछ करेगा जो कर रहा है, आप देख ही रहे हो। तो वहां कुछ भी प्राइवेट नहीं, कुछ भी। वहां सब कुछ ही सार्वजनिक है, और सार्वजनिक को ही
भाषा में सार्वजनिक या सरकारी कहते हैं, ये एक ही अर्थ है। सामाजिक बोलो, सरकारी बोलो, सार्वजनिक बोलो, सामाजिक बोलो, एक ही बात है।